एड्सॉर्प्शन क्या है सर अपन ने बता दिया, जी। डिसऑर्प्शन क्या है ये बता दिया। अब अपन आते हैं एड्सॉर्प्शन के टाइप के बिल्कुल। कि मतलब जो एड्सॉर्बेट है और जो एड्सॉर्बेंट है उन दोनों के बीच में कनेक्टेशन क्या, भाई अट्रैक्शन फोर्स है ये तो बता दिया, पर अब ये अट्रैक्शन फोर्स किस तरह का है, हाँ। इसके बेसिस पर हम एड्सॉर्प्शन को दो पार्ट में बांटते हैं। एक आता है सर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, बिल्कुल, और एक आता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। यहां पर वही बताया, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब जो आया है एड्सॉर्बेंट जिस पर आया है, हमने दो पार्ट में बांटा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाम सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा। और सर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को अपन क्लास में भी यही बताते हैं कि फर्स्ट पॉइंट अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आगे के सारे पॉइंट उससे कनेक्ट करते हुए आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इट इज कॉज्ड बाय, जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो ये एड्सॉर्बेंट और सरफेस के ऊपर से जो आ रहा है वो एड्सॉर्बेट है, इनके और इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स जब इन्वॉल्व हो तब कहलाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो तब कहलाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। डायग्राम से अपन ने बताने की कोशिश की है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये और ये एड्सॉर्बेट है, इनके बीच में अपने को ऐसा कोई केमिकल बॉन्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि यहां अगर आप देखोगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक डिफरेंस है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब जैसे सर ने बोला ये सारे आगे आने वाले पॉइंट बच्चों इसी से कनेक्ट होंगे। देखिए कैसे, अभी भी हमने समझा कि इसमें वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे हैं। अब वंडरवॉल फोर्सेस तो किन्हीं भी दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो जब वो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कोई से भी रैंडमली आप ले होगे तो वहां पे वंडरवॉल फोर्स आ जाएगा, और जहां वंडरवॉल फोर्स आ जाएगा वहां फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेचर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत कोई भी गैस आके जुड़, मतलब चारकोल पे नाइट्रोजन भी जुड़ेगा तो ऑक्सीजन भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ेगा। तो यही होता है। इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि किसके साथ हो रहा है, बिल्कुल रैंडमली कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं सर, केमिकल बॉन्ड हर दो स्पीशीज के बीच में नहीं बनता है। कई सारे क्राइटेरिया होते हैं बच्चों जो केमिकल बॉन्ड को सेटिस्फाई कराते हैं। पहले एनर्जी का हो गया, वैलेंसीज के हो गए, बहुत सारे क्राइटेरिया। तो जब तक वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तो केमिकल एड्सॉर्प्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में जैसे कहा हाईली स्पेसिफिक है। अब आगे जो पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, एक वर्ड है इंपॉर्टेंट है, हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन को रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं और इसे इरिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। उसका रीजन समझेंगे। जैसे इनके बीच में वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व है, तो अगर मान लो इनको मैं तोड़ना चाहूं इस अट्रैक्शन फोर्स को तो आसानी से तोड़ सकता हूं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, वीक है। तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब भी आसानी से हो जाएगा, तो डिसॉल्व भी आसानी से, हटना भी आसानी से हो जाएगा। तो जुड़ना और हटना दोनों ही अगर इजीली हो जाए तो ये रिवर्सिबल हो गया। बिल्कुल सर। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है कि जब बॉन्ड बन रहा है या तो बनेगा नहीं, और जब बनेगा तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो उसे हटाना मुश्किल होगा, और हटाना मुश्किल होगा, इसलिए इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो अगर कई बार ये होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जगह सर रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन लिख देते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन की जगह इरिवर्सिबल लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। अगला आता है इसी में। अब जब अपन ने समझ लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां स्ट्रॉन्ग है, कहां वीक है, तो एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। बच्चों ये तो आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो हीट तो दोनों में रिलीज होगी। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, जहां अट्रैक्शन फोर्स वीक है वहां पे हीट भी तो कम रिलीज होगी, और जहां अट्रैक्शन फोर्स केमिकल बॉन्ड है तो वहां पे हीट डेफिनेटली ज्यादा रिलीज होगी। केमिकल बॉन्डिंग में भी आप देखते हो एनर्जी के बेसिस पे बताते ही हैं कि वंडरवॉल फोर्स बहुत वीक होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ भी वही बात है बच्चों, यहाँ जो एंथैल्पी है वो काफी कम है, यहाँ एंथैल्पी काफी ज्यादा है। और एक और बात, इनके मैग्नीट्यूड जरूर ध्यान रखिएगा, वैल्यूज याद जी सर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एंथैल्पी कितना होता है, चेंज कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि -20 to -40 किलो जूल की रेंज होती है। ये वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स वंडरवॉल बॉन्ड की रेंज है जी, बेसिकली वही तो अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व, तो वो इन्वॉल्व हो रहा है। और इसीलिए एक और चीज, माइनस का मतलब है रिलीज हो रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो 20 से 40 किलो जूल के बीच में, अदरवाइज इस तरीके से बताना है। और ये भी वैल्यू याद रखनी है, -80 to -240 किलो जूल। और माइनस में देखो ये वैल्यू, माइनस के साथ मत देखना, ऐसा लगेगा आपको ये वैल्यू तो छोटी है सर, नहीं, माइनस बता रहा है हीट रिलीज हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड देखो, ज्यादा मैग्नीट्यूड यहाँ है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो ये एक सरफेस है जी, और ये हाइड्रोजन के दो पार्टिकल है जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ था। अब जब सरफेस पे हाइड्रोजन, ऐसा लग रहा है चश्मा बना दिया अपन ने, बट ये हाइड्रोजन के पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो इस सरफेस और इसके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऐसे बन गए सर जी, वंडरवॉल फोर्स बन गए। अब ये वंडरवॉल फोर्स बने तो ये कैसा एड्सॉर्प्शन हुआ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ। तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ा, मतलब हमें कोई भी इनिशियल एनर्जी देने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया और सरफेस पे वंडरवॉल फोर्स से जुड़ गया, अट्रैक्ट हो गया, जुड़ गया।
तो ये हुआ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो आपको इनिशियली कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां कहते हैं कि इसमें हमें कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं। एप्रिशिएबल मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट देने की जरूरत नहीं। पर अगर मुझे सर हाइड्रोजन और सरफेस के बीच में, ये बेसिकली एग्जांपल सर वो पैलेडियम वाला है, पैलेडियम और हाइड्रोजन। अपन ऑर्गेनिक में भी कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन जब पढ़ते हैं तो पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन यूज करते हैं अपन, तो वहां पर पहले अपन ने फिजिकल एड्जॉर्प्शन करा दिया। अब अगर मुझे पैलेडियम और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल एड्जॉर्प्शन कराना है तो हाइड्रोजन और सरफेस के बीच में बॉन्ड बना के हाइड्राइड बनाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक ही होती है सर, अगर वो सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है तो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसका मतलब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा। तो जब केमिकल एड्जॉर्प्शन कराना है तो मुझे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, तो कुछ एनर्जी इनिशियली देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी देंगे तभी तो ये बॉन्ड बन पाएगा। तो जब केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। वो एक्टिवेशन एनर्जी किस लिए? उनके मॉलिक्यूल के बीच के पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ताकि नए बॉन्ड बन सके। अब इसी में अगला पॉइंट भी यही है, जैसे पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो अगर एप्रिशिएबल तरीके से लग रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल इसके साथ एड्सॉर्ब होने के बाद फर्दर और मॉलिक्यूल भी जुड़ा जा सकता है, उसकी सरफेस पे जुड़ जाएगा। मतलब गैस का एक पार्टिकल जुड़ा, उसके ऊपर दूसरा, क्योंकि इनमें फिर वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और वंडरवॉल फोर्स तो सब कोई भी नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है, तो बस वही बात है कि इसमें फर्दर और आपके मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो सकते हैं और एक तरह से लेयर्स बन सकती है। बस उसके लिए थोड़ा प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो गैस मॉलिक्यूल वापस दूर चल जाएंगे। तो हाई प्रेशर पर आप यहाँ पर मल्टी लेयर्स फॉर्म कर सकते हैं, किसमें? फिजिकल में। लेकिन सोचो यहाँ इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड इसके साथ बनाया, लेकिन ये आपस में तो नहीं बनाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर एक लेयर के बाद अगली वाली लेयर को लाना मुश्किल है। एक बार लेयर बनता है, पूरी सरफेस अगर भर गई तो सरफेस के साथ ही तो बॉन्ड बन रहा है, तो वो आगे फिर फर्दर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यूनी लेयर की टेंडेंसी यहाँ पे रहती है, जबकि वहां पे मल्टी लेयर्स बन सकती है। देखिए मल्टी लेयर और यूनी लेयर के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन आते हैं। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है सर? यहाँ बच्चों को डाउट आता है, सर पीछे तो आपने बता दिया कि नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ पे कह रहे हो आप नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू समझना जी, कोई भी गैस आके एड्सॉर्ब हो जाती है, लेकिन किस गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। समझना कि एक गैस ऐसी है जिसका इजीली लिक्विफिकेशन हो जाता है। इजीली लिक्विफिकेशन मतलब गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तब जो इजीली लिक्विफाइंग गैसेज होगी उनका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, यहां थोड़ा चक्कर है सर, यहां कोई भी गैस आके जुड़ती नहीं, तो पहले तो अपने को ये देखना पड़ता है कि कोई गैस आके जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। मतलब पहले तो गैस का स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। हाँ, दो गैसें अगर केमिकल बॉन्ड बनाती है सरफेस के साथ और उनमें अगर मुझे कंपेयर करना है तो फिर वही पॉइंट आएगा कि इजीली लिक्विफिकेबल गैसेज जो होगी उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। पर इसमें पहली कंडीशन तो ये देखनी पड़ेगी कि वो केमिकल बॉन्ड बना रही है या नहीं। इसको अपन और डायग्राम से देख सकते हैं कि मान लो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सरफेस है, इसके ऊपर एक गैस का पार्टिकल आके जुड़ गया, यहां पर भी गैस का पार्टिकल आके जुड़ गया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर गैस के पार्टिकल और गैस के पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, भाई इजीली लिक्विफिकेबल गैसेस का मतलब है कि गैस और गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ज्यादा है। अब अगर गैस और गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो इस मॉलिक्यूल को ये अपनी तरफ खींचेगा और यहां बीच में लाके रख देगा, या एक और गैस के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा और यहां लाके रख देगा। तो अगर इस गैस और इस गैस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो इसके पास में एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही पॉइंट अपन ने लिखा है कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, इजीली लिक्विफिकेबल जो गैसेज होगी उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा तेजी से होगा। अगला जो पॉइंट है वो, और यहाँ ऑब्वियसली पहले तो स्पेसिफिक नेचर एंड देन फिर इजी लिक्विफिकेबल गैसेस आ जाएगा। मतलब उसमें केवल नेचर ऑफ गैस में इजीली लिक्विफिकेबल है, यहाँ पे पहले ये है कि वो होगी कि नहीं होगी एड्सॉर्ब, वो देखना है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन को बताने की कोशिश कर रहा है। वैसे हम इसको डिटेल में पूरा समझाएंगे भी सही आगे, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया लेना है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो दोनों में सेम जैसा नहीं होता है। ओवरऑल फाइनली रिजल्ट तो सेम रहता है, लेकिन चेंजेस हैं थोड़े से। देखिए कैसे, हम अगर एड्सॉर्प्शन की बात करें तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ जाता है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है, यानी एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, यानी एड्सॉर्प्शन का जो रेट है वो कम हो रहा है, कम हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन की रेट डिक्रीज हो रही है, यानी ये कम होने लग जाएगा। बट इसमें भी कम तो होगा, बट एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले सर ने क्या बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी। और हम जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स से कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर देने से जल्दी मिल जाती
है, जल्दी मिल जाती है। टेम्परेचर बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी तो दे रहा है, तो वो जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया ना वो पहले इसको फायदा पहुंचाता है, क्योंकि आपने वो जो एनर्जी है वो दे दी टेम्परेचर की सहायता से, उसने ली, बढ़िया बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद तो प्रोसेस है तो ये भी एक्सोथर्मिक, और जब ये भी एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब एक बार जो हो गया प्रोसेस तो उसके बाद तो इस पे भी वही इफेक्ट आएगा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आया। अच्छा, दोनों में अपन इस तरह से भी देख सकते हैं, इसमें वीक वंडरवल फोर्स इन्वॉल्व है। अब वीक वंडरवल फोर्स इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर बढ़ाते ही वो तो टूटेंगे, बिल्कुल सर, बनेंगे तो नहीं। तो इसका मतलब इसमें तो शुरू से आपने टेम्परेचर बढ़ाते ही एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाएगा। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो शुरुआत में जो आप टेम्परेचर दे रहे हो वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह से काम में आ रहा है। तो शुरुआत में इनिशियली टेम्परेचर के साथ ये एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और एक पॉइंट पर जाने के बाद फिर कम होने लगता है जब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए तब जैसे सर ने बताया कि भाई है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही ना, तो एक पॉइंट के बाद तो ये भी कम डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब अपन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे या कौन कौन से फैक्टर कम करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट है वो नेचर ऑफ सॉलिड या लिक्विड जो अपन ने लिया, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब आप नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे आप देखें कि भाई किसी एड्सॉर्बेंट की तो टेंडेंसी ज्यादा होती है अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करने की और किसी की कम होती है। जैसे अपन बार बार कई बार बोल चुके सर कि चारकोल जो होता है दैट इज द बेस्ट एड्सॉर्बर अपन मानते हैं, तो इसका मतलब वो किसी और के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। एक तो नेचर पे ऐसे सर पहली बात ये होती है कि नेचर पे इस तरह से होता है जिसकी सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसी ज्यादा है वो अपनी सरफेस के ऊपर गैसेस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर पाएगा। नेचर में एक तो चीज ये, दूसरा अगर मान लो एक तो मैंने सॉलिड लिया और एक पाउडर फॉर्म, मतलब एक तो सॉलिड मैंने ऐसे लिया और उसी को क्रश करके और मैंने क्या कर दिया सर, ऐसे कर दिया, पाउडर ले लिया। पाउडर में उतना ही 10 ग्राम अगर ये है तो उसी का 10 ग्राम को मैंने पाउडर फॉर्म में कर दिया, तो ऐसे मैं देखूंगा कि सरफेस के जो पार्टिकल हैं सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो गैस के पार्टिकल को ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, रेजिडुअल अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ गया। मतलब एक तो मैंने प्योर सॉलिड लिया, मतलब ऐसे बल्क लिया, और एक मैंने उसको पाउडर फॉर्म में बदल दिया। तो अपन ये देखते हैं कि पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ जाती है। देखें, यही अपन ने बताया नेचर ऑफ सॉलिड, एड्सॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ऑफ फ्री वैलेंसी ऑफ द सॉलिड। तो ये तो बच्चों पहला पॉइंट हो गया जो एड्सॉर्बेंट के नेचर को बता रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है एड्सॉर्बेंट का नेचर आएगा तो एड्सॉर्बेट का भी आएगा। दो चीजें, दो पार्टी इन्वॉल्व है। एक पार्टी के बारे में डिस्कशन हो गया, अब दूसरी पार्टी के बारे में डिस्कशन। तो अब अगला आता है बच्चों एड्सॉर्बेट के नेचर पे। तो जब हम जनरली गैसेस की बात करते हैं सॉलिड सरफेस पे, तो सॉलिड वाला पॉइंट तो सर ने कवर कर लिया। अब जब गैसेस की बात करते हैं तो उनका जो एड्सॉर्प्शन का रेट है वो डिपेंड करता है उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है इसको समझाता हूं मैं आपको। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके सहायता से ये डाटा हमें मिला है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने 1 ग्राम चारकोल, वही एड्सॉर्बेंट है हमारा, इसको हमने फिक्स कर दिया और इस पे हम अलग अलग गैसेस को क्या करवा रहे हैं, एड्सॉर्ब करवा रहे हैं। और एड्सॉर्ब करवाने के बाद उनके जो वॉल्यूम्स है उनको मेजर किया गया। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम चारकोल पर 4.7 ml ही एड्सॉर्ब हुआ, लेकिन नाइट्रोजन का 8 हुआ, मेथेन का और ज्यादा हुआ, CO2 का और ज्यादा, HCl का और ज्यादा, अमोनिया का और ज्यादा, और सर SO2 का तो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो बच्चों एक ये इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो समझ में आती है कि इधर से इधर जाने पर जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम इस फिक्स अमाउंट पर एड्सॉर्ब हो रहा है वो बढ़ रहा है, मतलब एड्सॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सर, एड्सॉर्प्शन की रेट बढ़ रही है, एक्सटेंट जिसको बोलते हैं वो बढ़ रहा है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का डाटा भी हमने ले लिया, इसका 33 है, इसका 126 है, ये भी इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको ऐसे समझो कि थोड़ी देर पहले ही सर ने आपको समझाया था कि जिन गैस के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है वो फिर एड्सॉर्ब भी ज्यादा अच्छे से होता है। अच्छे से, बिल्कुल समझाया। तो वो चीज यहाँ पे देखिए, जैसे इन दोनों गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 406 है, SO2 का 430 है। क्रिटिकल टेम्परेचर याद करो, आपने पढ़ा है वो टेम्परेचर जिसके अबव गैस लिक्विफाई नहीं होती, इसका मतलब उसके अबव उसमें अट्रैक्शन ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब ये वो टेम्परेचर जिसके नीचे नीचे अट्रैक्शन फोर्स मान सकते हैं, इससे ऊपर अपन ये मानेंगे कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स है नहीं है। तो इसका मतलब अमोनिया में अट्रैक्शन फोर्स खत्म कब हो रहा है, 406 के बाद, लेकिन इसमें खत्म हो रहा है 430 के बाद। मतलब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स तो इसमें रह रहा है 430 तक रह रहा है, इसमें केवल 406 तक रह रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चों ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स इनके मॉलिक्यूल के बीच में है कंपेयर टू दिस वन। इसमें इससे ज्यादा है, इसमें इससे ज्यादा, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। अच्छा, ये तो अपन ने सर टेम्परेचर बढ़ाने की मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन टेम्परेचर डिक्रीज करके भी मुझे याद आ रहा है कि भाई SO2 है और अमोनिया है। जी सर। अब मैं दोनों को ही 500 केल्विन से शुरू करता हूँ। जी सर। और मैंने इनको कूल करना शुरू किया। बिल्कुल कूल करना शुरू किया तो SO2 जो है वो 430 पे लिक्विफाई हो रही है और अमोनिया जो है वो 406 पे लिक्विफाई हो रही है। तो आप देखेंगे कौन इजीली लिक्विफाई हो रहा है, SO2। मतलब अपने इंक्रीजिंग करके आपने बता दिया, मैंने डिक्रीज करके भी बता दिया कि कूल करेंगे तो पहले कौन लिक्विफाई हो रहा है, SO2। इसका मतलब तो वो फैक्टर भी आ गया कि ज्यादा इजीली लिक्विडेबल गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होती है। तो अपन 3 तरीके समझ सकते हैं बच्चों। देखो, गैस के पार्टिकल में अट्रैक्शन बढ़ा तो उसका एड्सॉर्प्शन का टेंडेंसी बढ़ा, पहला तो ये हो गया। ये हम शुरू से ही कह रहे हैं, सर ने आपने समझाया भी सर
लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी बढ़ी, जितना इजीली लिक्विफाई होगी उतना इसका मतलब उसका एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। बिल्कुल और तीसरा आ गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका भी एड्सॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा। अब इनमें से जो आपको ऑप्शंस पे दे रखा हो, जनरली तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी सर क्रिटिकल टेम्परेचर से ही बताते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा होगा 4 गैसेस का और आपको आइडिया लगाना होगा। या फिर हो सकता है अगर मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो आपको एग्जांपल ऐसे देंगे जिसको आप अच्छे से पिक कर सकते हैं किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे हाइड्रोजन देंगे, एक हाइड्रोजन दे दिया, एक CH4 दे दिया, एक HCl दे दिया जैसे, और एक अमोनिया दे दिया। तो अपन कैसे समझेंगे इनको? भाई हाइड्रोजन नॉन पोलर है, बहुत हल्की है, अट्रैक्शन फोर्स कम हुए। CH4 थोड़ी सी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इनके बीच के वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होंगे। HCl पोलर है, HCl पोलर है तो अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा है मीथेन के कंपैरिजन। अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा है। तो या तो क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे होंगे या आपके पास में 4 एग्जांपल ऐसे होंगे जिनको आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर में ध्यान रखना है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। और अट्रैक्शन फोर्स तो आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से जानते ही है कि कहां ज्यादा है कहां कम है जी। तो ये सेकंड पॉइंट सर अपना कवर हो गया कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट भी देख लिया और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट भी देख लिया। अब नेक्स्ट थर्ड फैक्टर पे आते हैं और वह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे अपन ने कहा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को जब मिलाते हैं तो एड्सॉर्प्शन होता है। ये फिनोमिना कैसा है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम आ चुका है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन सर फिजिकल एड्सॉर्प्शन का और केमिकल एड्सॉर्प्शन का अलग अलग केस आता है। अगर मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ भी बनाई दिखाई देते हैं अपन इनको, या ग्राफ से पहले अपन ने लैंग्वेज में लिख रखा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। लेकिन दोनों में फर्क है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि कंटिन्यूअसली आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में शुरुआत में आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया वो एक्टिवेशन एनर्जी में काम में आ गया। तो शुरुआत में तो एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है और उसके बाद एक पॉइंट पर जाने के बाद कम हो जाएगा। ग्राफ की हेल्प से देखते हैं अपन। यहां पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इधर की तरफ अपन ने x/m लिया है। x यहां पर क्या है? x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट। जी सर, मतलब जो गैस एड्सॉर्ब हुई है वो m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो अगर x/m देखूं तो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट अपन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट आ गया। इसका मतलब इसका जब मैं डिवीजन करता हूं तो पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट कितना मास एड्सॉर्ब हुआ या है। इसका मतलब एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एक तरफ तो मैंने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिया है, बिल्कुल सर, और दूसरी तरफ टेम्परेचर लिया है। जब मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूंगा तो कंटिन्यूअसली शुरुआत में कम टेम्परेचर था तो एड्सॉर्प्शन का अमाउंट ज्यादा था और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एड्सॉर्प्शन कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। कब? जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। क्यों? उसका रीजन भी अपन ने बताया था कि ये वीक वंडरवॉल फोर्स है। तो आपने जैसे टेम्परेचर दिया तो वो वीक वंडरवॉल फोर्स टूटने लग जाता है, डिसॉर्प्शन बढ़ गया। टेम्परेचर तो अपने को उसमें एक्टिवेशन एनर्जी तो अपने को चाहिए नहीं। केमिकल में क्या होता है सर? केमिकल में वही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देते हैं। तो शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा। अब जब उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए उसके बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? डिसॉर्प्शन होने लग जाएगा। तो ऐसा हुआ कि मान लो सरफेस पे समझो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड थे, ये पैलेडियम की सरफेस पे मुझे जोड़ना था। तो शुरुआत में आपने क्या किया? जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो इनके बीच में तो थे वंडरवॉल फोर्स थे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाले बॉन्ड टूट गए तो हट गया। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता गया। जब केमिकल एड्सॉर्प्शन हो चुका है या होना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। तो शुरुआत में जब अपन गर्म कर रहे हैं सर, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूट के और इसके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया। बिल्कुल, यहां तक केमिकल बॉन्ड बन गया और केमिकल बॉन्ड बन के अमाउंट बढ़ गया, एक्सटेंट ऑफ। लेकिन अगर उसके बाद ये बन गया बॉन्ड, बनना था, अब भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? फिर ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, वो स्टेज यहां पर आ जाएगी। तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट को फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे और केमिकल एड्सॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ग्राफ दे देते हैं, बिल्कुल है ना, और फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का कर्व है या केमिकल एड्सॉर्प्शन का कर्व। इसी में सर एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ भी बच्चों बनता है। उस डिफरेंट टाइप के ग्राफ को समझिएगा, क्योंकि आप लोगों ने फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के दोनों ग्राफ देखे, दोनों का आइडिया भी लग गया। अब दिमाग में क्लियर होता है कि यार ये वाला है तो फिजिकल है, ये वाला है तो केमिकल है। कई बार एक ग्राफ डिफरेंट टाइप का भी बन सकता है जो कि थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सही। आप सबको पता होगा बच्चों कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है, जो कि किसमें बनेगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन में। तो हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन एटम
एटम्स की बात कर सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल की बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक एटम आपने फिक्स कर दिया, जीरो ले लिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है, जीरो ले लिया, इस लाइन पर कहीं भी टच हो रहा है तो वो जीरो है, जीरो। और यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियस जीरो हो जाएगी डिस्टेंस। एक को फिक्स करके जब अपन दूसरे को लाते हैं तो याद करो जिस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनता है। बिल्कुल। और जब ये इस तरह का पोटेंशियल नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पॉजिटिव है, तो बच्चों जब इस तरीके का कर्व दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि ये किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, केमिकल को बता रहा है या फिजिकल को बता रहा है, मतलब जैसे जब x/m और टेम्परेचर कर्व हो तो भी आपसे पूछा जाता है कौन फिजिकल है कौन केमिकल है, वैसे ही यहाँ पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में भी पूछते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये केमिकल बॉन्ड बनने की सिचुएशन को बताता है, कहाँ बनता है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का ग्राफ देके पूछ ले बताइए कौन से एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान रखना है ये केमिकल एडजॉर्प्शन को सर उसमें वो वैल्यू भी देता है। जी सर, वो वैल्यू देता है, उससे अपन और क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्लेरिफिकेशन होता है कि यहाँ जो वो वैल्यू देगा पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे यहाँ जीरो है, नीचे जाएगा तो कम होगा, तो यहाँ अगर वो वैल्यू दे रहा है और -80 या मतलब -85 दे रहा है या और नीचे जाएगा -100 दे दिया, तो -80 से 240 के आसपास दे रहा है। याद दिलाते हैं -80 टू -240 किलो जूल का एंथैल्पी चेंज है, तो किसके लिए है, केमिकल के लिए। इसीलिए वही हमने कहा भी था कि याद रखें, क्योंकि अगर वो ऐसे ग्राफ दे दे और वो यहाँ बता दे कि यार यहाँ पे -85 आ गया, अब -85 या -100 आ गया, तो ऑब्वियसली इतनी एनर्जी रिलीज हुई एड्सॉर्प्शन के कारण, क्योंकि जब वो पास आना शुरू कर रहे थे तब तो एनर्जी जीरो थी, जैसे जैसे पास आ रहे वो एनर्जी रिलीज होती जा रही, तो अगर रिलीज 100 हुई तो इस रेंज का है, जिसका मतलब वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है। तो एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ भी आपको पूछा जा सकता है, और उसको देके आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिकल एड्सॉर्प्शन है और कौन सा फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो बच्चों अगला जो फैक्टर है जिसपे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है वो है प्रेशर का इफेक्ट। अब जब प्रेशर का इफेक्ट समझते हैं तो बच्चों टेम्परेचर रखा जाता है कांस्टेंट, और आप सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर जहां भी कांस्टेंट रखते हैं उस पार्ट में हम जो भी समझते हैं उसको कहते हैं आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। जी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बच्चों देखिए ये चीज सर ने भी बताई थी आपको कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हमने सॉलिड का जो गैसेस का हो रहा है सॉलिड पे उसको x/m से रिप्रेजेंट किया है, जहां x क्या था, मास ऑफ एड्सॉर्बेट था, m क्या था, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट था, तो x/m बन गया मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। जैसा कि सर ने कहा कि अगर मैं एड्सॉर्बेंट का मास 1 ग्राम ले लूं तो अपने आप एक्सटेंड आ जाएगा। हाँ, तो भाई 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे कितना ग्राम एड्सॉर्बेट जुड़ा है उसी को x/m का है। तो एक तरह से अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कह देंगे। अब ये देखा गया कि जो थ्योरेटिकली x/m है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, और ये चीज फील भी कर सकते हैं। हाँ, फील कर, बिल्कुल। जब ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो गैस पार्टिकल इजीली जाके वहां पे क्या करेंगे, ये गैस के पार्टिकल इधर उधर घूम रहे थे। जी सर, है ना, और ये सरफेस थी, अब आपने कहा दबाव लगाया कि जा उससे मिल तो डेफिनेटली एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा और x/m बढ़ जाएगा। तो ये चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई बच्चों के x/m इज प्रोपोर्शनल टू p। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, देखिए जरा, पिछले वाले ग्राफ हमने बनाए थे टेम्परेचर के साथ। हाँ, बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर देता है, सर पहले तो आपने अलग ग्राफ बनाए थे, हाँ डिक्रीज करने वाला ऐसे बनाया था, ये आपने ग्राफ अलग बना दिया। फिर बच्चों ये प्रेशर के साथ है, टेम्परेचर अब कांस्टेंट है। हाँ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का जो वेरिएशन है वो देखिए इस तरह से है कि स्टार्टिंग में जब प्रेशर लो है, जीरो के आसपास है, तो ऑब्वियस ही बात है एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, गैस ही नहीं है ना, प्रेशर जीरो है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया गया तो ग्राफ लीनियरली बढ़ते बढ़ते फिर नॉन लीनियर होते होते लास्ट में क्या हो रहा है, कांस्टेंट सा हो रहा है। जी, तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है बच्चों, इसको बोला गया सैचुरेटेड प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर। इसको समझना, सैचुरेशन क्यों बोला, क्योंकि इस प्रेशर के बाद आप और प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो भी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो सर ने प्रेशर और इसके इफेक्ट को बताया, एक साइंटिस्ट फ्रेंडलिश ने बिल्कुल क्वांटिफाई करके बताया कि भाई इतना प्रेशर होगा तो इतना एड्सॉर्प्शन होगा, इतना प्रेशर होगा तो इतना एड्सॉर्प्शन होगा, और उसका क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस दिया, भाई क्वालिटेटिव तो हो गया कि भाई प्रेशर बढ़ा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, तो कोई भी बता सकता है कि भाई गैस के पार्टिकल सरफेस पे आएंगे से। लेकिन फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि कितना बढ़ेगा और प्रेशर पे डिपेंडेंसी किस तरह की है, उसको स्टडी करते हैं हम फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। ये ज्यादा सुटेबल फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, मतलब ज्यादा सुटेबिलिटी बात कहें तो ये भी ऑल्दो कंसिडर करता है सिंगल एड्सॉर्प्शन को, उसको समझाता है, और उससे फिर क्योंकि उससे क्वांटिफाई अपन आसानी से कर सकते हैं कि भाई कितनी प्रेशर पे कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा रूल था जो आपने लिखा, उसी रूल को थोड़ा सा क्वांटिफाई किया कि x/m मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। लेकिन p के साथ एक हमेशा रिलेशन ऐसा नहीं होता, p टू द पावर 1/n है। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो सर क्या, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा k इंटू p टू द पावर 1/n। x/m हम बता चुके हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन,
P हम बता चुके हैं प्रेशर। तो हमारे पास में दो नए टर्म आ गए, एक तो K आ गया सर और एक N आ गया। अब K और N दोनों ही कांस्टेंट है, K और N कांस्टेंट है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सर एक तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट पे और एडसॉर्बेंट पे, दोनों पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट ये डिपेंड तो टेम्परेचर पे भी करती है, पर क्योंकि हम सारी स्टडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर K और N की जो वैल्यू रहती है वो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट पे डिपेंड करती है। अब आप देखें यहां पर रिलेशन आने के लिए अपने को 1/n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी ये रिलेशन आ सकता है, नहीं तो रिलेशन नहीं है। मतलब एग्जैक्ट रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो 1/n की जो वैल्यू होती है सर वो 0 to 1 के बीच में होती है, और इसका मतलब हो गया कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। n की वैल्यू 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई होगी, मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर केस में प्रैक्टिकली होती है सर वो 0.1 to 0.5 होती है। बिल्कुल। जब मैं इस रिलेशन को देखूंगा 0 to 1 के बीच में देखूंगा एंड देन यहां पर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में तीन केसेस आ गए सर। पहला केस क्या आ गया कि 1/n की वैल्यू जो वैल्यू है मैं मान लो 1 ले लूं, बिल्कुल है ना, 1/n की वैल्यू 1 ले लिया, मतलब हायर वैल्यू से अपने शुरू किया। इन दैट केस आप देखेंगे x/m जी बराबर K इंटू P आ गया, मतलब x/m और P के बीच में कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा मैं 1/n की वैल्यू को मान लो 0 ले लिया, बिल्कुल 1/n की वैल्यू को 0 ले लिया तो 1/n 0 लेते किसी की भी पावर 0 आएगी तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन दैट केस x/m जो होगा वो K के बराबर हो जाएगा। x/m अगर K के बराबर हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया। हाँ। अच्छा, तीसरी केस मतलब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस तीसरी कंडीशन में प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन डिपेंड कर ही नहीं रहा। एक और कंडीशन जो कि सबसे कॉमन है बेसिकली 1/n की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है, उस केस में फिर ये रिलेशन रहेगा x/m बराबर K इंटू P टू द पावर 1/n रहेगा। ये देखेंगे तो अपने को पता चल रहा है ये लीनियर रिलेशन आएगा, ये नॉन लीनियर आएगा, और ये जो आएगा एक सैचुरेटेड आएगा इस तरह से। तो अगर मैं इसका अपन देखें ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता सर जी, मतलब x/m और P के बीच में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कर्व, तो उस कर्व के तीन हिस्से हो जाते हैं। पहला तो हिस्सा इस तरह से होता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ये हिस्सा वो है जहां पर अपन ने बताया कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब 1/n जो था वो 1 हो गया। उसके बाद एक हिस्सा ऐसा आता है जो इस तरह से सर कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट आ जाता है, मतलब जब 1/n की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी, तो x/m बराबर K आ गया, कांस्टेंट आ गया था, कांस्टेंट आ गया था। तीसरा हिस्सा जो होता है वो जिसमें 1/n की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होती है, तो इस तरह से नॉन लीनियर कर्व आता है सर, इस तरह से कर्व आता है। तो मतलब इस कर्व के तीन हिस्से हो गए, फर्स्ट पार्ट में इसको बोल दिया, सेकंड पार्ट मैंने इसको बोल दिया, और थर्ड पार्ट इसको बोल दिया। तो इस तरीके से हम x/m और P के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, अलग अलग प्रेशर पे प्रोपोर्शनलिटी अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में बच्चों अब x/m का रिलेशन प्रेशर के साथ तो देखा ही है, लेकिन अब जब हम चीजों को वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे मतलब फ्रेंडलीज ने जो बोला है उस बात को एक्सपेरिमेंटल डाटा से प्रूव करना चाहते हैं, तो हम इस नॉन लीनियर ग्राफ को समझने में थोड़ा सा हमारे को मुश्किल आती है। तो उसके लिए हम इसी ग्राफ को चाहते हैं कि पूरा एक बार स्ट्रेट लाइन का बन जाए और फिर हम डाटा से उसको कंपेयर कर लें। ये तो होता है सर, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनकी थ्योरीज को अगर प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच करना है, तो बेस्ट कर्व होते हैं सर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो फटाफट दिख जाएंगे। अब नॉन लीनियर में तो पता नहीं चलेगा कि वो जो कर्व आ रहा है वो वही शेप आ रहा है या अलग आ रहा है। पता है भाई, जैसे मैंने ये बनाया, इसकी बजाय अगर मैं थोड़ा ऐसे बना देता तो भी आइडिया नहीं पता, थोड़ा ऐसे बना देता तो भी नहीं पता चलता, पर लीनियर में तो पता चल जाता है, पता चल जाएगा। मान लो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कह रहे हैं थ्योरेटिकली आना चाहिए, ऐसा ग्राफ ऐसा कुछ आ गया तो इसका गलत हो रहा है, हमारा थ्योरी गलत हो रहा है। तो वैलिडेट अगर किसी भी थ्योरी को करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका लीनियर कर्व बनाना है। तो बच्चों हमारे पास ये जो ग्राफ हमने x/m का बनाया है प्रेशर के साथ इस इक्वेशन पे, ये तो अपने को पता चल चुका है कि नॉन लीनियर भी है। बिल्कुल। तो इसी को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉग ले रहे हैं ताकि वैलिडेशन हो जाए किसका, फ्रेंडलीज का। ये प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, फ्रेंडलीज आइसोथर्म को वैलिडेट किससे करते हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि इसका लॉग दोनों साइड लिया हमने। अब देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी अपने आप, log x/m इधर हो गया। अब हम इधर log ले रहे हैं तो आप पता ही होगा कि log a इंटू b को आप सब जानते हैं क्या लिखते हैं, log a प्लस log b, बहुत बार बता रखा है। तो इसमें ये a है, ये वाला पार्ट b है, तो log k प्लस log p टू द पावर 1/n। अब पावर वाला पॉइंट लगा लो, पावर आगे आ जाती है, तो ये a की पावर b वाला b log a हो गया। बिल्कुल, तो ये आ गया बच्चों log k प्लस 1/n log p। अब वेरिएबल देख लो
एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके साथ वेरी कर रहा था? प्रेशर के साथ। तो यानी ये मेरा वाई एक्सिस पे आएगा। एक्सिस पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये मेरा लॉग एक्स अपॉन एम हो गया बच्चों, ये लॉग पी हो गया, बिल्कुल। इसका मतलब ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स के साथ हमेशा एम होता है, स्लोप आ गया और बाकी बचा हुआ सी होता है, ये इंटरसेप्ट आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन कर्व आ गया। हाँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका मतलब ये रूल सही है, सही और स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो ये रूल सही नहीं है, बिल्कुल। तो अब इस इक्वेशन को उसमें पुट कर देते हैं और आपका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास y आ गया, x आ गया, स्लोप कौन बन रहा है बच्चों? m बन रहा है, और वो कौन है? 1/n। कंपेयर करके देख सकते हैं, बिल्कुल। और 1/n की सर ने वैल्यू बताई थी 0 to 1 है, यानी पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी बच्चों, क्योंकि कुछ वैल्यू किसका है? c का भी है जी, और c पॉजिटिव है, तो यानी मेरे पास ये c हो गया log k, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट हो गया बच्चों। उसके बाद मेरे को पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैंने इस तरीके से आपके बना दी। ये हम इतनी सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल आते हैं सर, आपको ग्राफ दे रखा होता है, n की वैल्यू निकालनी होती है, k की वैल्यू निकालनी होती है, और इससे आएगा कि इंटरसेप्ट से आपको पता चलेगा k के बारे में, और tan थीटा जो होगा वो आपको 1/n के इक्वल करना है, उससे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटल अपन देखते हैं तो ये जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन शुरुआत में होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो ये स्ट्रेट लाइन आने की बजाय थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बिल्कुल सर। इसका मतलब फ्रेंडलिज जो है वो हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है। वैलिडेट ठीक है, हाँ, वैलिडेट करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी अपने को एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो आपको पता रखना है कि जब अपन फ्रेंडलिज का कर्व एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ बनाते हैं तो लोअर प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा है वो सही है, लेकिन जब अपन हाई प्रेशर पे जाते हैं तो सर दोनों के डाटा मैच नहीं करते, स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रहा, और स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा इसका मतलब वो फेल हो गया, हाई प्रेशर पे फेल हो रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, जो हमने लिखा है उसे फटाफट से अपन क्विक रिवीजन सॉर्ट ऑफ अपन इसमें बता देते हैं सर। फ्रेंडलिज ने यही कहा, पहले तो फ्रेंडलिज में ये क्या बताया, एडसॉर्बेट फॉर्म से सिंगल लेयर, जिससे अपन ने कहा कि वैसे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर भी होता है, पर उसे क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो क्वांटिफिकेशन अपन देखते हैं तो सिंगल लेयर एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेट। ये इसने कहा x/m is equal to k into p to the power 1/n, n इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। आपने जैसे स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए बताया log x/m equal to log k plus 1/n, ये वही y बराबर c plus m into x। 1/n की वैल्यू जो प्रैक्टिकली जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो 0.1 to 0.5 है। x/m ने क्या बताया, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बताया। k और n जो है वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है आप देखो, एक तो डिपेंड करती है एड्सॉर्बेंट पे और एक एड्सॉर्बेट पे, कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, क्योंकि आइसोथर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। और ये अपन ने बताया कि अगर लो प्रेशर पे देखेंगे तो 1/n की जो वैल्यू थी वो 1 थी, बिल्कुल। जब प्रेशर बहुत हाई होता है उस केस में 1/n की वैल्यू, जब प्रेशर बहुत हाई हो तो सैचुरेटेड आ जाता है, सैचुरेटेड प्रेशर जिसको कहते हैं, इन दैट केस 1/n की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी, और 1/n की वैल्यू 0 होते ही हमारे पास में सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला आ गया, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p to the power 0, यानी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। और मॉडरेट प्रेशर पे अगर अपन देखते हैं तो मॉडरेट प्रेशर पे 1/n की वैल्यू ना तो 0 है ना 1 है, तो तीन केसेस अपने पास में आ गए। कब आए वो भी ध्यान रखना कि लो प्रेशर पर 1/n की वैल्यू 1, बहुत हाई प्रेशर पर 1/n की वैल्यू 0, और मॉडरेट प्रेशर पे तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू होनी है। बच्चों अपने केमिकल काइनेटिक्स में आया भी था सर कि लो प्रेशर पर देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉलो कर रहा है, प्रेशर बिल्कुल डिपेंड, और हाई प्रेशर पे हो जाए तो 0 ऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल। इसी में बच्चों ग्राफ की बात करते हैं। ये वाला ग्राफ सर ने अभी तोड़ के बताया था कि इस वाले पार्ट में आपको लीनियर मिल रहा है, ये नॉन लीनियर, और ये कांस्टेंट वाला मिला। ये यहाँ पर मतलब आप देखें, ये लो प्रेशर रेंज हो गया एक तरह से, ये मॉडरेट प्रेशर रेंज हो गया, ये जो सी पार्ट है ये वाला पार्ट मॉडरेट प्रेशर हो गया जी सर, और ये जो है ये हाई प्रेशर रेंज है, ये अपने को देखना है। तो आपको यहां से पता भी चल जाएगा कि हाई प्रेशर पर जाकर एक सैचुरेशन आ गया है, आप चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ा दो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बदलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि सरफेस पूरी भर चुकी है, और ऊपर भी मल्टी लेयर भी बन गए, और जब बहुत सारी लेयर जुड़ गई तो उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। बिल्कुल। एक ग्राफ और जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये x/m और प्रेशर का ग्राफ हमने लिया है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे लिया है। तो सबसे पहला डाउट तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर टेम्परेचर तो वेरी करना ही नहीं है, वो हम नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर हमने दूसरे टेम्परेचर पे फिर से स्टडी करी, एक और ग्राफ, बेसिकली ये 3 ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। अभी तक हम एक बार में एक ही बना रहे थे, अब ऐसे हमने 3 अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए। बिल्कुल। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो ये है कि इनमें क्या रिलेशन है, तो वो आपको समझनी है कि ध्यान से देखिए। इनमें रिलेशन समझने के लिए आपको प्रेशर का पार्ट कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आपने एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वैल्यू ले ली, अब बताओ बच्चों इस पर्टिकुलर प्रेशर पे अलग अलग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। देखो इस T1 टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ है,
T2 पे इससे थोड़ा ज्यादा है, देखो ये देखो ज्यादा है, और T3 पे और ज्यादा है। इसका मतलब एक ही प्रेशर पर तीनों टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सर अलग अलग मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। और जहां एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है वो टेम्परेचर कम होना चाहिए क्योंकि अपन ने बताया ये कैसा प्रोसेस है, एक्सो है, और टेम्परेचर बढ़ाने से नुकसान होता है। अच्छा एक चीज और मैं डेटा बता देता हूँ। T1 मान लो अपन टेम्परेचर जो बता रहे हैं वो अपन ने बता दिया 200, बिल्कुल, और T2 जो है वो अपन ने बता दिया जैसे 150 अपन ने बता दिया जी सर, अपन ने ये बता दिया, और यहाँ पर मैंने 100 बता दिया, ये केल्विन में। तो आप देखेंगे जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, मैंने टेम्परेचर को क्या किया, कम किया। मतलब टेम्परेचर कम होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब ये किस तरह ऐसा सवाल आता है सर कि टेम्परेचर दे रखे होते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल है। तो अपन देख सकते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर है। बहुत कम टेम्परेचर, इसका मतलब केमिकल तो होगा ही नहीं, क्योंकि केमिकल में तो आपको इनिशियली क्या देनी पड़ती है, देना पड़ता है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो टेम्परेचर देख के पता चल जाना चाहिए कि ये ग्राफ किसका है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है। तो दो तरीके हो गए, या तो सर वो टेम्परेचर दे देते हैं और आपसे ये ग्राफ पूछते हैं कि बताओ ये किस तरह का ग्राफ है, तो उसको पता चल जाएगा बच्चे को कि यार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है, और बहुत कम टेम्परेचर पे भी कम हो रहा है, मतलब शुरू से कम हो रहा है, इसका मतलब वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। दूसरा ये होता है सर कि मान लो आपको लिख देते हैं कि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है और आपको टेम्परेचर बताने हो, जी रिलेशन बताना हो तो अपन बता सकते हैं। लास्ट वाला तो ग्राफ का ही है। हाँ बिल्कुल, वो जो सर ने बनाया वही है, log x/m और log p का कर्व, स्ट्रेट लाइन सब सर बता चुके हैं, स्लोप 1/n है और इंटरसेप्ट जो है वो log k की वैल्यू है। बिल्कुल बच्चों, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्रेंडली आइसोथर्म सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा जो सवाल अपने को मिलते हैं वो फ्रेंडली आइसोथर्म पे ही मिलते हैं। एक और चीज अपन बता चुके हैं कि ये भी ध्यान रखना जरूरी कि फ्रेंडली आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि फ्रेंडली आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पर फेल हो जाता है। ये क्या है, इसमें से सॉल्यूशन वाला पार्ट बच गया। वैसे ये बहुत आसान सी चीजें, देखिए कैसे। अभी हम सर गैस को सॉलिड पे एडसॉर्ब करवा रहे थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की सहायता से समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन पड़ा है सर। अब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है तो दो चीजें हैं, वाटर एंड एसिटिक एसिड। बिल्कुल ठीक है। हमने इसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाला, ठीक है, और एक्टिवेटेड चारकोल ने क्या किया, इस एसिटिक एसिड को एडसॉर्ब कर लिया। ये तो बेस्ट एडसॉर्बर है, ये तो जायज इसको एडसॉर्ब कर देता है। तो ये जो एडसॉर्प्शन है सर ये हो रहा है सॉल्यूशन फेज में। अभी हम गैसियस फेज का देख रहे थे, अब ये सॉल्यूशन फेज में हो रहा है। तो फ्रेंडलिच की जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसी को हम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का रिलेशन कैसे आएगा। अभी अब प्रेशर तो है नहीं, क्योंकि लिक्विड फेज है, सॉल्यूशन फेज है। बिल्कुल सॉल्यूशन। तो अपन बच्चों सभी जानते हैं जब गैस आती है तो प्रेशर लेते हैं, तो जब सॉल्यूशंस होते हैं तो कंसंट्रेशन लेते हैं। तो सेम वैसा का वैसे रिलेशन यहाँ लाया गया कि x/m हो जाएगा इस बार k C⁴ 1/n। जब आके गैस थी तो प्रेशर था, x/m k P⁴ 1/n था। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन लेते हैं, तो कंसंट्रेशन आ गई। बिल्कुल सही बात।